गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद, गणित शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय बोध गया, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ गणित विषय में क्रैश कोर्स के साथ। बच्चों, आज क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पर हम लोग आज ब्रीफिंग करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है वो मैं आपको बताऊंगा, और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा उपयोगी होंगे, क्योंकि आप वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अवलोकन किया है प्रश्न पत्रों का और मैंने देखा है कि इस चैप्टर से आपको 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल जो है ग्राफीय विधि से निकालने के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, जो 5 अंक का होता है। और इसमें शब्द समस्याएं भी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम भी है ना, वो भी आपको 5 अंक में पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरीय में पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ इससे लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क के होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पर। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको हम लोग दो चर वाले युगपत समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे दो इक्वेशनों का पेयर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत जो है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से करते हैं। आइए फिर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, है ना। तो आप समझिए, पहले यहां पे हम बताने जा रहे हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी समीकरण अगर इस रूप में है ax + by + c = 0, जहां की a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं a ≠ 0 और b ≠ 0। ठीक है, यह व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। यानी वैसे समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप में होते हैं, जहां पर कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b ये दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि x और y इस दो चर वाले समीकरण के चर हैं। तो x और y यहां चर है, और a b c क्या है, तो a b c जो है अचर है। अचर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, और ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसमें जो चरों का घातांक होता है वो 1 होता है, तो इसीलिए इसको रेखीय बोलते हैं, है ना। अगर जब चरों का घातांक 1 है इसलिए रेखीय कहलाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं 2x - 3y + 5 = 0, या हम लिखते हैं 4x + 3y = 8। तो देखिए, अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y - 8 = 0। यहां पर कंडीशन है कि x का गुणांक a और y का गुणांक b ये दोनों को नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा तब क्या होगा, ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, तब तो ये एक चर का समीकरण बन जाएगा। अगर मान लीजिए b 0 हो जाए तो फिर ये गायब हो जाएगा, तब भी ये एक चर का समीकरण बन जाएगा। तो यानी इसमें ना तो a को 0 होना चाहिए और न ही b को 0 होना चाहिए। अगर a और b दोनों गायब अगर हो जाए, तो यानी a और b दोनों का 0 हो जाए तो ये पूरा चर ही गायब हो जाएगा, तब तो ये संख्या बन जाएगी, समीकरण तो रहेगा ही नहीं। इसलिए ये कंडीशन बोलना बहुत जरूरी है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं a² + b² ≠ 0। अगर हमको 2 बार ये लिखना पड़ता है तो उसकी जगह पर हम ये भी लिख करके काम चला सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। और देखिए, जब आप इस तरह के समीकरण को देखिएगा तो हमेशा वो व्यापक रूप में हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी समीकरण जो लिखा ये व्यापक रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या किए कि जो वहां पर दाएं पक्ष में जो 8 है उसको बाएं पक्ष में जब लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो गया। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण ऐसे लिखा हुआ है 2y = 5x + 3,
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये भी व्यापक रूप में नहीं है, इसको व्यापक रूप में कैसे लाएंगे? ये 5x उस साइड में है, 2y को उस साइड में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 पहले से है और इधर 0 बच जाएगा, तो ये व्यापक रूप में हम लोग ले आए। तो समीकरण हमेशा व्यापक रूप में हो ये जरूरी नहीं है, समीकरण व्यापक रूप में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमको ये जानकारी रखनी है कि समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ गुण होते हैं, उस गुण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये गुण आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसमें सबसे पहली बात कि इसमें चरों के घातांक तो 1 होते हैं, 1 होते हैं, पहली बात तो ये। और इस तरह के समीकरण जो होते हैं इसके अनंत हल होते हैं, यानी ये 2x प्लस, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज दैट एक सिंपल सा हम इक्वेशन आपको लेकर समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक हमारा दो चर का रैखिक समीकरण है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, मान लीजिए ये हमारा एक दो चर का रैखिक समीकरण है। यहाँ पर देखिए a की जगह पर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह पर कितना है 1 है और c की जगह पर कितना है तो -5 है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें चरों का घातांक 1 होता है, पहला ये गुण है। दूसरा गुण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनगिनत हल होते हैं। हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल होता है उस समीकरण में x और y जो चर हैं, है ना, मतलब उसके स्थान पर अगर कोई वास्तविक संख्या रखें और ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो वो हल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, उसमें अगर हम x की जगह पर अल्फा रखते हैं और y की जगह पर बीटा अगर रखते हैं तो a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c भी 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि x और y जो है इस समीकरण का हल है ना। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनंत हल होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा एक समीकरण है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं? y बराबर हम लिख सकते हैं 5 माइनस x। अब अगर हम लोग अगर यहाँ पर यदि x बराबर 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 हो तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? y बराबर 5 माइनस 1 यानी 4 निकल के आएगा। अगर x का वैल्यू हमने 1 लिया तो y का वैल्यू 4 आ गया। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है? 5 माइनस 2 यानी 3 आता है। अगर x बराबर हम माइनस 1 लेते हैं तो y कितना आता है? 5 माइनस माइनस 1 यानी 6 आता है। अगर x बराबर हम मान लीजिए माइनस 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 आता है। तो अगर हम x का कोई भी मान लेंगे तो उसके संगत एक y का मान हमको प्राप्त होते चला जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके हलों का कोई अंत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हमेशा ग्राफ पेपर पर हम सीधी रेखाओं के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी आप देखिए कि आपको पता है ना कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ज्यामिति से आप जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात करें तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनंत हल होते हैं और जितने भी हल होंगे मतलब कि x और y का जितना वैल्यू निकलेगा अगर हम उसका एक निर्देशांक बनाएं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x बराबर 1 आया, y बराबर 4 आया, तो 1 4 इसका एक हल हुआ। फिर x बराबर 2 लिए तो y बराबर 3 आया, तो 2 3 भी इसका एक हल हुआ। उस तरह से x बराबर -1 लिए तो y बराबर 6 आया, तो ये भी उसका हल हुआ। x बराबर -2 लिए तो y बराबर 7 आया। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये बिंदुओं के निर्देशांक हैं। और अगर इन बिंदुओं का मतलब इन बिंदुओं के निर्देशांक का प्रयोग करके अगर ग्राफ पेपर पर ग्राफ हम लोग खींचे तो हमेशा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो हमेशा याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको हम लोग मतलब कि ग्राफ पेपर पर एक सरल रेखाओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और उस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उनका जो निर्देशांक होगा वो उस समीकरण का हल होगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि चूंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो हर बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। तो आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे हम लोग जब मेरा क्रैश कोर्स का कंटेंट आगे बढ़ेगा तो मैं आपको ग्राफ के बारे में और डिटेल से भी बताऊंगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, है ना, इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, है ना, यानी हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल।
देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सारी चीजें जो है हम लोग पेयर के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम जूते पहनते हैं तो उसका एक पेयर होता है ना। जैसे अगर महिलाएं कान में बाली पहनती है उसका भी एक जोड़ा होता है, कंगन का भी एक जोड़ा होता है ना। तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो पेयर के रूप में होती है। तो यहाँ पर उसी पेयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म हो, एक जोड़ा हो, तो वो कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, और वो कहलाता है युगपत समीकरणों का निकाय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होते हैं, है ना। जहां की ए बी और सी क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे दो समीकरण आ जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक समीकरण आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब ये हमारा एक समीकरण है और ये हमारा एक दूसरा समीकरण है। तो दो समीकरणों का एक युग्म बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरणों के युग्म। और देखिए यहां पर भी हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या लगाएंगे यहां पर कि a1 b1 c1 ये तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी, a1 नॉट इक्वल टू 0 और b1 नॉट इक्वल टू 0। और यहां पर भी हम लोग लिखेंगे जहां a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, a2 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। इसको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण, युगपत समीकरणों के निकाय। इसको हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या युगपत समीकरणों के निकाय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इक्वेशन का, दो इक्वेशन का जो पेयर होता है ये कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। ठीक है, अब ऐसे युग्म का हल जो है यही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है कि इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस तरह के समीकरणों का निकाय है, इसका हल क्या होगा। तो देखिए मैं इसके हल के बारे में आपको बता दूं कि x और y का वो वास्तविक मान जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो। मतलब अगर हम x और y का कोई ऐसा मान वैल्यू लें जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, पहले समीकरण को भी संतुष्ट करता हो और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता हो, तो वो इस निकाय का हल कहलाएगा। जैसे हम ये कहें कि x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, यानी जहां की अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा इसका हल होगा। तो हम लिख सकते हैं a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 बराबर 0, और उसी तरह से a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 बराबर 0। यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का जो हल होगा वो x और y चरों के वो मान होंगे जो दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करते हो। अब ऐसा नहीं है क्योंकि x और y का कोई ऐसा वैल्यू हो जो पहले समीकरण को संतुष्ट करे और दूसरे को करे ही ना, या ऐसे भी हो कि x और y का कोई ऐसा वैल्यू है जो दूसरे समीकरण को संतुष्ट करता है और पहले को नहीं करता है। तो उस स्थिति में वो जो है निकाय का हल नहीं कहलाएगा। निकाय का हल होगा x और y के वैसे मान जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो इस तरह से युगपत समीकरण का हल क्या होता है, आई थिंक आप इसको भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल निकालने के लिए दो तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है आपका, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल, या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। देखिए हल निकालने का दो तरीका है, आप याद रखिए, दो तरीके से हल निकाला जाता है। ठीक है, एक होता है आपका ग्राफीय विधि, एक आपका है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफीय विधि से हम लोग हल निकालते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे प्रॉब्लम पूछा जाता है, और वो भी 5 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ग्राफीय विधि से आपको हल निकालना होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का। और दूसरा जो विधि है वो होता है बीजगणितीय विधि। देखिए बीजगणितीय विधि, ये अलजेब्राइक मेथड जो होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ये आपका होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा आपका होता है बीजगणितीय विधि, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, दो तरीका से हम लोग हल इसका निकालते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसको बीजगणितीय विधि से हल करते हैं तो इसको हल करने का तरीका क्या क्या है। एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन
विधि, ठीक है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक आपका होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। विलोपन विधि जो है इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं, लुप्तीकरण विधि, ठीक है। और तीसरा होता है आपका वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो अभी दो विधि और होता है, एक होता है तुलनात्मक विधि और एक होता है अनुपात निर्णय विधि, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए चूंकि क्रैश कोर्स है तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से आप समीकरण को कैसे हल करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को कैसे हल करेंगे, उसके लिए ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा आपका अलजेब्राइक मेथड होता है। तो जो अलजेब्राइक मेथड होता है उसमें एक होता है प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक, ठीक है। दूसरा आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि भी कहते हैं या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। और ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो देखिए ये तीन तरीके से हम लोग बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करने के लिए बोल दिया जाए तो प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा, अगर विलोपन से बोल दिया जाए तो विलोपन से ही हल करेंगे, अगर कह दिया जाए कि ब्रज गुणन से हल करना है तो ब्रज गुणन से हल किया जाएगा। अगर परीक्षा में कुछ भी नहीं कहा जाए, सिर्फ हल करने के लिए कहा जाए, तब हम लोग कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड से हल करना है तो वो ग्राफिकल से ही आपको करना पड़ेगा, है ना, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल मेथड पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो, उसका हल निकले ये कोई जरूरी नहीं है। यानी उसका हल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल निकालना संभव ही नहीं होता है ना, यानी कि वो जो युग्म होता है उसका हल नहीं निकलता है, और हल निकलता भी जो नहीं निकलता है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर हल निकलता है तो कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर हल नहीं निकलता है तो क्या वो कहलाता है कि इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ये चीज क्लियर भी हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ किस रूप में प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला समीकरण आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। कंडीशन एकदम जरूर से लिखना चाहिए, a1 b1 c1 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, a1 नॉट इक्वल टू 0 या b1 नॉट इक्वल टू 0, या इसके जगह पर हम भी लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। और यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखेंगे a2 b2 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, a2 नॉट इक्वल टू 0 b2 नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो समीकरण आपके दिए गए हैं। अब देखिए, अब इसका पहला समीकरण का ग्राफ भी एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए ग्राफ कैसा कैसा ग्राफ हमको मिल सकता है। देखिए पहला ग्राफ मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह का ग्राफ आता है x डैश o x और y o y डैश, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए मान लीजिए कि पहला समीकरण जो है इसका ग्राफ आपने खींचा, और ये ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में इस तरह से आया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहले इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ऐसा आया, और दूसरा इक्वेशन जो है उसका ग्राफ आपने खींचा, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका ग्राफ आया। अब आप देख लीजिए कि ये दोनों ग्राफ कैसे हैं, दोनों ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो हमारा समीकरण जो है इसका एकमात्र हल संभव होगा, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट, दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, ज्योमेट्री से आप जानते हैं। तो यहां पर भी देखिए ये दो रेखाएं एकमात्र बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब मान लीजिए कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसका वैल्यू जो है अल्फा आता है,
और यहाँ पर इसका वैल्यू मान लीजिए बीटा आता है, तो ये अल्फा बीटा जो है ये समीकरण का हल हो जाएगा, यानी x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा जो है इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तब दोनों समीकरणों के जो रेखाएं होंगी अगर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तब इसका एकमात्र हल होगा, एकमात्र हल होगा, एकमात्र हल होगा। ठीक है, और इसके लिए भी एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखिएगा कि a1 बटा a2 का अनुपात अगर लीजिएगा, यानी पहले समीकरण में जो x का गुणांक है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है, तो इन दोनों का अनुपात लीजिएगा तो वो नॉट इक्वल टू आएगा b1 बटा b2 के। ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखिएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा। ठीक है, ऐसा समीकरण युग्म जो है अविरोधी युग्म कहलाता है, अविरोधी युग्म। और अविरोधी युग्म जो होता है उसके हल होते हैं, संभव होते हैं। ठीक है, अगर विरोधी युग्म होगा समीकरणों का तो उसका हल संभव नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन तो आप समझ गए। दूसरा कंडीशन है कि मान लेते हैं कि आप जो है ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, और पहला इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, x डैश ओ x है, दूसरा आपका y ओ y डैश है, इसका ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो आप मान लीजिए कि पहले इक्वेशन का ग्राफ ये आया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ आया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी देखिए ये आया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं, तो आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं तो कभी कट ही नहीं सकती है, तो ऐसे समीकरणों का हल निकालना संभव नहीं होगा, ऐसे समीकरण का हल नहीं निकलेगा। ये दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो ऐसे समीकरणों का हल निकालना संभव ही नहीं होगा, और ये जो युग्म होगा वो विरोधी युग्म होगा। ठीक है, यहां पर आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं सिस्टम का, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का आप हल नहीं निकाल सकते हैं। और यहां पर एक कंडीशन में आपको और बता दूं कि यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। देखिए यहां पर x का गुणांक है a1, यहां पर x का गुणांक है a2, यहां पर y का गुणांक है b1, इसमें y का गुणांक है b2, यहां पहला अचर पद है c1 और इसमें अचर पद है c2। तो अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तब क्या होगा, ये कहलाएगा विरोधी युग्म। क्या कहलाएगा, विरोधी युग्म। जैसे ये विरोधी युग्म होगा, ये आपका अविरोधी युग्म है, ये क्या है, अविरोधी युग्म है। तो इसका यहां पर तो एकमात्र हल होगा, लेकिन इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, ये कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दो ग्राफ आप समझ गए कि ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा दोनों इक्वेशन का तो वहां पर क्या होगा, एकमात्र हल होंगे। अगर दोनों समीकरणों का जो ग्राफ है अगर समांतर रेखा के रूप में आएगा तो वहां पर कोई हल उसका संभव नहीं है। तो दो ग्राफ तो हम लोग देख लिए, अब एक तीसरा ग्राफ भी देखते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और हम एक तीसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। और देखिए तीसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका, पहले हम लोग तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। देखिए आपका ये एक्स डैश है, ओ है, एक्स है, ये आपका है वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहले इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया और ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ खींचा, वो भी इसी लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है, संपाती हो गया। यानी दूसरा इक्वेशन का जो ग्राफ है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ जो है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो होगा, यहां पर अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि लाइन एक ही है और एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो एक लाइन पर अनंत, एक लाइन पर एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत हल भी होंगे क्योंकि प्रत्येक बिंदु एक हल को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये कंडीशन कब आएगा, यहां पर होगा कि ये अविरोधी युग्म होगा, या हल निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी युग्म होगा, और यहां पर अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इस तरह के समीकरणों के निकाय का अनंत हल होगा, दोनों रेखाएं जो है यहां पर संपाती हो जाएगी। और यहां पर कंडीशन कब होगा, a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर हो और c1 बटा c2 के बराबर हो तभी ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब हम लोग बात करते हैं
यहाँ पर आप देखिए कि एक समीकरण का तो अद्वितीय हल कब होगा। इस देखिए अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अविरोधी युग्म जो बोलते हैं हम लोग, जब हल नहीं निकलेगा, जब हल निकलेगा किसी भी समीकरण के युग्म का जब हल निकलेगा तो उसको हम लोग संगत युग्म बोलते हैं। अगर हल निकालना संभव है तो संगत युग्म होगा, और यानी कंसिस्टेंट जो होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं, ठीक है। और अगर हल निकालना संभव नहीं होगा तो उसको हम लोग असंगत युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि संगत युग्म वो होंगे जिसमें हल निकालना संभव होगा, असंगत युग्म वो होंगे जिसमें हल निकालना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हमने आपको ये सारी चीजें जो है बता दी है। देखिए स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब यहां पर देखिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगी, केवल एक हल अद्वितीय होगा, ठीक है। यहां पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। तो दोनों समीकरण जो है की जो रेखाएं होंगी वो संपाती रेखाएं होगी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इतने हल होंगे जिनको गिनना संभव नहीं है तो अनंत हल होंगे। और यहां पर देखिए अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो दोनों समीकरणों के जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगे और कोई हल नहीं होगा। तो ये स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको ये बता भी दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया है कि एक समीकरण y बराबर 2x प्लस 1 है और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 9 है। तो इसको आलेखीय विधि से, ग्राफीय विधि को हम लोग आलेखीय विधि भी कहते हैं, उससे हल करने के लिए हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ये हल करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको अब बताने जा रहे हैं कि ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को आप कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए एक हमारा समीकरण है y बराबर 2x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 9, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। और ये जो दो समीकरणों के युग्म है इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको दोनों का ग्राफ खींचना पड़ेगा। और आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो ग्राफ होते हैं वो सरल रेखाओं के रूप में होते हैं। तो यहां पर दो सरल रेखाएं के रूप में हमको लोगों को ग्राफ मिलेगा। तो देखिए ग्राफ खींचने का तरीका है कि आप जो है ऐसे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप ऐसा होता है ax प्लस b y प्लस c बराबर 0, लेकिन आप उसको इस फॉर्म में ले आइए। इसको ऐसे तो कर सकते हैं b y बराबर c माइनस ax और y बराबर c माइनस ax बटा b, हमेशा इस रूप में लाइए, ठीक है। दोनों समीकरण को इस रूप में लाइए। आप याद रखिएगा कि अगर कोई समीकरण अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यानी मानक रूप में है, व्यापक रूप में है, तो आप y को एकदम इंडिपेंडेंट कीजिए, y बराबर c माइनस एक्स बाई बी के फॉर्म में लाइए। तो यहां तो हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, दो तो इस रूप में आया हुआ है। आप देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, तो पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में है। तो चलिए हम लोग के लिए अच्छी बात है कि इसको किसी फॉर्मेट में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला समीकरण से तो हम लोग को आसानी से ये रूप में आ गया। लेकिन दूसरा जो समीकरण है इसको अगर हम लाएंगे तो क्या करेंगे, 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3x होगा, और यहां से y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण जो है ये हुआ, और ये पहला समीकरण हमारा ये है, ठीक है। अब हमको इस समीकरण से नहीं बल्कि इस समीकरण से मतलब है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर पहले इक्वेशन में अगर हम समीकरण 1 में बात करें, समीकरण 1 में अगर आप रखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम x बराबर 0 रखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि हम x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा, तो y बराबर आएगा में y बराबर आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। x 0 रखेंगे तो y 1 आएगा। अगर x बराबर मान लीजिए 1 रखते हैं तो y कितना आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 आ जाता है। x बराबर अगर हम लोग -1 रखेंगे तो क्या होगा, y जो है वो कितना निकल के आएगा, तो y आ जाएगा आपका 2 इंटू -1 प्लस 1 यानी यहाँ पर -1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक हल का सारणी मिल गया। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 लिए, सॉरी x बराबर 0 लिए तो y बराबर 1 आया, x बराबर 1 लिए तो y बराबर 3 आया, x बराबर -1 लिए तो y बराबर -1 आया, ठीक है। x बराबर हम लोग 1 लिए तो y बराबर कितना आया -1 आया। तो देखिए ये हल सारणी 1 हो गया, ये हल सारणी 1 हो गया,
ठीक है। इससे हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे। मान लीजिए ग्राफ पेपर पर भी मैं आपको दिखा दूंगा बनाकर। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए आपका एक्स डैश है, ये ओ है, यहाँ पर एक्स है, ओरिजिन ही है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ग्राफ में ऐसा ही होता है ना, -1 है, -2 है, -3 है, ऊपर में देखिए ये बाई है और नीचे आपका बाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। परीक्षा में आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसी पे ग्राफ पे ही आपको ग्राफ खींचना है। ये तो मैं ऐसा ही आपको बोर्ड पर एक आइडिया दे रहा हूँ, बस स्लाइड के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा फिर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 1। आपको पता है कि ये जो बिंदु है 0, 1 जो है ये निश्चित रूप से बाई अक्ष पर लाई करेगा। तो 0, 1 कहां पर होगा? तो हमारा x बराबर 0, 1 जो है पॉइंट ये है, ये आपका 0, 1 पॉइंट है। ठीक है, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 3 आएगा। x बराबर 1 ले रहे हैं तो y बराबर 3, देखिए x बराबर 1 आप ले रहे हैं तो y बराबर 3 आपका यहाँ आ रहा है, तो 1 और 3 आपका यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, फिर आप x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर -1 लेंगे, तो यहाँ पर आपका रहा है -1, -1। देखिए अगर इन तीनों रेखाओं को आप स्केल से मिलाइएगा तो देखिए आपको इस तरह से एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये एक रेखा हुई और ये पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। देखिए पहला समीकरण का जो ग्राफ है y बराबर 2x + 1 का एक सीधी रेखाओं के रूप में आया कि नहीं? मैंने आपको क्या कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में आता है। चूंकि मैंने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है, आप तो परीक्षा में या सॉल्व करने में स्केल का इस्तेमाल करेंगे, मैंने तो फ्री हैंड स्केचिंग किया है, इसलिए लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन चलिए सही है। अब इसके बाद देखिए अगर मान लेते हैं हम दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तब देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींच लेंगे। देखिए दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचना होगा तो यहां पर हम लोग ऐसे करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरा काम हो गया, पहला सारणी तो बन गया था। अब दूसरे सारणी में देखिए अगर यहां पर हम x बराबर यहां पर लेते हैं, x बराबर समीकरण 2 में अगर x बराबर हम लेते हैं, x बराबर मान लीजिए हम लेते हैं 1, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 9 - 3 × 1/2, यानी 3 आएगा, है ना, 3 आएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर x बराबर अगर हम मान लो यहाँ पर लेते हैं 2 लेते हैं x बराबर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा कितना? ये आपका 3/2 आएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। अगर x बराबर हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो y का वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है, तो हमेशा देखिए इसका जो वैल्यू चार्टोग्राम बनाएंगे, यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, तो मान सारणी हमारा इस तरह से बनेगा। तो क्या होगा? ये आएगा x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 1.5, x बराबर 0 तो y बराबर 4.5, है ना। तो इससे हमारा दूसरा ग्राफ खिंचा जाएगा। देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 1 है तो y बराबर 3, देखिए 1, 3 तो यहाँ पर आपका आ रहा है। अब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 1.5, x बराबर 2 लेंगे तो 1.5 मेरा क्या कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में कहीं पर आएगा, तो 1.5 मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता है ना, 2 है और 1.5 है, ये हो गया। x बराबर हम 0 लेते हैं तो y बराबर 4.5 आता है। तो x बराबर हम 0 लेते हैं तो y बराबर 4.5 हमको कहाँ मिलेगा? 4.5 हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर इन दोनों को अगर मिला दें हम, देखिए इन दोनों को मिला दें तो देखिए यहाँ पर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आ गया, और ये ग्राफ क्या है आपका? 3x + 2y बराबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ग्राफ जो है किस बिंदु पे कट रहे हैं? ये दोनों ग्राफ जो है 1 और 3 पे कट रहे हैं, और यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 3 जो है इस समीकरण का हल हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमेशा आप पॉइंट में लेने का कोशिश मत कीजिएगा। मैंने तो पॉइंट में यहाँ पर ले लिया है, मेरे पास जगह कम था बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने ले लिया है। लेकिन चलिए एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल किया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू, देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन के लिए मान सारणी बनाया गया, देख रहे हैं, पहले इक्वेशन के लिए ये मान सारणी बनाया गया है, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए मान सारणी बनाया गया है, और देखिए आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है इससे सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ना, x बराबर 1 और y बराबर 3। तो देखिए यहाँ पर जो रेखा खींचा गया है पहले इक्वेशन का जो ग्राफ है, उसमें जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो -1 है, 1 3 है ना, ये 2 और 0 1 है।
तो मैंने भी यही पॉइंट लिया था, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो 30 लिया गया, 13 लिया गया, -16 लिया गया, और दोनों ग्राफ जो है एक यूनिक पॉइंट पे कट रहे हैं, एक 3 पर, तो यहाँ पर यह हल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए यही चीज है, यही क्वेश्चन जो है इसमें भी 2 समीकरण का युग्म दिया हुआ है और 2 हम लोग मान सारणी बनाते हैं दोनों समीकरण के लिए, और इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ जो है वो क्या आ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर 6 0 पर हम लोग को हल प्राप्त हो रहा है। तो यही तरीका होता है ग्राफ खींचने का। कभी कभी ग्राफ जो है आपका पैरेलल लाइन आ जाएगा, तो वहां पर सीधा लिखिएगा कि ये जो असंगत समीकरण युग्म है इसका हल ही संभव नहीं है। कभी कभी ग्राफ ऐसा आएगा कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा, वहां पर लिखिएगा कि यहाँ पर दोनों समीकरणों के जो ग्राफ है वो संपाती है और अनगिनत हल होंगे, समीकरण युग्म जो यहाँ पर भी संगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ जो है उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ चुका है। चलिए अब हम लोग ग्राफिकल मेथड जब पढ़ चुके हैं तो एक काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हम लोग बीजगणितीय विधि से हम लोग सीखेंगे कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, और ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। तो आइए हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, देखिए अब जो है हम लोग सीखेंगे, चूंकि हम लोग किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको हम अभी हमने ग्राफिकल मेथड से या आलेख विधि से हल करना सीखा है, तो अब हम लोग बीजगणितीय विधि की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय विधि से हम लोग इस तरह के समीकरणों के निकाय का हल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमारा एक समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए यहां पर कहा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। परीक्षा में अगर कह दिया जाए कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप कोई दूसरा मेथड मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मार्क्स आपको कट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये 2x माइनस वाई जो है वो बराबर 3 का दिया हुआ है और 4x माइनस वाई बराबर जो है 5 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं कि 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे में ले जाकर बैठा देते हैं। बस यही करना है आपको, आप स्वतंत्र हैं, आप x का मान निकाल करके या y का मान निकाल के जिसका भी आपका मन करे, तो आप किसी 2 समीकरण में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए और ले जाकर दूसरे में बैठा दीजिए और आसानी से आप समीकरण को हल कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, आप समझ भी जाएंगे। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा आप लिख सकते हैं 2x बराबर लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर आपका 3 है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर वाई होगा, है ना। इस वाई को उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, और y का मान ये किससे निकला, समीकरण 1 से निकला, तो y का मान ये समीकरण 1 से निकला है, तो इसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, करने पर क्या होगा, देखिए जरा यहां पर हो जाएगा समीकरण 2 में 4x माइनस y जहां पर है उसके यहाँ पर 2x माइनस 3 लिखेंगे और बराबर 5, तो यहां से 4x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 5, और यहां से 2x बराबर प्लस 3 जो है वो 5 आ गया, तो यहां पर 2x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2 आ गया, तो इसलिए यहां पर x जो होगा वो 2/2 होगा यानी 1 आएगा। तो x का मान जो है हमारा कितना निकल के आ गया, तो x का मान हमारा जो है वो 1 निकल के आ गया। ठीक है ना, इसलिए x बराबर 1 निकल के आया। अब x निकल के आ गया तो समीकरण 3 में अगर रख दें x का मान तो y निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका y बराबर 2 × 1 माइनस 3, यानी यहां से आ जाएगा -1। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर -1 जो है ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने इसको हल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल किया जाता है। देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन तो हल करके बता दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह तैयार किया हुआ है जिसको आप खुद से भी हल कर सकते हैं। जैसे एक और देखिए यहाँ पर स्लाइड में देखिए हमने एक दिया है क्वेश्चन कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना,
3x प्लस 2y बराबर 14 और माइनस एक्स प्लस 4y बराबर 7। आप खुद से इसको हल करके देखिएगा, एक प्रश्न तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विलोपन विधि पर, है ना, और हम लोग विलोपन विधि से अब सब समीकरण को हल करेंगे। विलोपन विधि को हम लोग लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग विलोपन विधि से इसी प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो सीख लिया है, अब हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे और देखेंगे कि विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इस तरह के समीकरणों के निकाय का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करें, विलोपन विधि या इसी को लुप्तीकरण भी बोलते हैं, विलोपन विधि से हल करें। देखिए ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है हमारा, 3x प्लस 2y बराबर 11 है और 2x प्लस 3y बराबर 4 है। देखिए ये समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी इसमें विलोपन करना है, तो किसका विलोपन करना है, तो किसी एक चर का। आप दो चर में से किसी एक चर का विलोपन कर दीजिए तो आप इस मेथड से आसानी से समीकरणों के निकायों का हल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको विलोपित करना चाहते हैं। चलिए मेरा मन कर रहा है कि हम बाई को विलोपित करें, तो जिसको भी आप विलोपित करना चाहते हैं उसमें दोनों समीकरणों में आपको बाई का गुणांक बराबर करना होगा और बाई का गुणांक बराबर करने के लिए हो सकता है कि दोनों समीकरणों के दोनों पक्ष में किसी निश्चित संख्या से गुना करना पड़े या नहीं भी गुना करना पड़ सकता है कभी कभी, या दोनों में से किसी एक में भी गुना करना पड़ सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हम बाई को विलोपित करना चाहते हैं, यहां बाई का गुणांक 2 है और इसमें बाई का गुणांक 3 है। हम कुछ ऐसे सुटेबल नंबर से दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में गुना करते हैं ताकि दोनों समीकरणों में बाई का गुणांक एक ही आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में हम कर देते हैं 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 का लसा क्या होता है, 6 होता है। तो हम समीकरण 1 में जो है 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा, है ना। और समीकरण 2 जो है इसमें हम 2 से गुना करते हैं। देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x होगा और प्लस 6y होगा और 11 तिहाई 33 हो जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए कि इसमें 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4x होगा प्लस 6y होगा और 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिहाई 9x प्लस 6y 11 तिहाई 33, इसमें 2 से किया तो 4x प्लस 6y बराबर 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि दोनों में गुणांक तो बराबर आ गए। अब यहां पर दोनों में साइन सेम है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है। अगर यहां प्लस रहता और यहां माइनस रहता तब हम जोड़ देते तो दोनों कैंसिल हो जाता है ना। यहां प्लस रहता या यहां माइनस रहता या यहां प्लस रहता यहां माइनस रहता तो उस स्थिति में जोड़ने पर दोनों कैंसिल हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों में चिन्ह समान है, या दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस अगर रहता तो वहां पर घटाना पड़ता है। तो यहां पर क्या करेंगे, घटाने पर, देखिए घटाने पर क्या होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 5x हो गया, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 25 होगा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25/5 यानी 5 निकल के आ गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 निकल के चला आया, है ना। अब देखिए पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा 3 गुने 5 प्लस 2y बराबर 11 यानी 15 प्लस 2y बराबर 11, तो यहाँ पर 2y बराबर 11 माइनस 15 यानी 2y बराबर -4, तो यहाँ पर y बराबर आपका -2 आया। तो x बराबर 5 और y बराबर -2 जो है इस समीकरण का हल जो है वो निकल करके चला आया है, ठीक है। x बराबर 5 और y बराबर -2 निकल के चला आया है। तो देखिए विलोपन विधि में आपको यही तरीका अपनाना होता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा रहा क्वेश्चन x प्लस y बराबर है 11 और x माइनस y बराबर दिया हुआ है 1, तब आपको कुछ गुना करने का जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए, सीधा जोड़ने से ही कट जाएगा दोनों, है ना। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12 आएगा तो x बराबर आप 6 लिख दीजिएगा और x का वैल्यू समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण इसको 1 मानते हैं इसको 2 में, तो 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस y बराबर 11 तो y बराबर 5 आ जाएगा। कितना आसानी से हो गया। तो कभी कभी बिना गुना किए ही आपका काम हो जाएगा और कभी कभी आपको दो समीकरणों में एक ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा रहता 2x माइनस y बराबर मान लीजिए कि 10 है और यहाँ पर है 4, यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 3y बराबर मान लीजिए 50 दिया हुआ है,
तो क्या करिएगा, इसको इस समीकरण 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहां पर आपको 3 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो आपको एक ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा ना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों समीकरणों में गुना करना ही पड़े, किसी एक समीकरण में भी गुना करना पड़ सकता है, गुना नहीं भी करना पड़ सकता है ना, और गुना करना पड़ भी सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन भी मैंने तैयार किया है। देखिए ये जो अभी जो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें मैंने किसको विलोपित किया, इसमें मैंने y को विलोपित किया है, लेकिन यहां जो सोल्यूशन बना हुआ है इसमें x को विलोपित करके बनाया गया है, ठीक है। तो वो भी तरीका है, देखिए इसमें x का विलोपन किया गया, x के गुणांक को बराबर करके हटाया गया, है ना, तो ये भी तरीका सही है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर और भी क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, वो मैंने आपको हल करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप जो है उस तरह से उस प्रश्नों को हल करके बनाएंगे, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ रहा हूं और देखता हूं इस चैप्टर में आगे का क्या प्रॉब्लम हमारा है, ठीक है। तो हम